नमस्कार। आज हम बात करते हैं हमारे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल, जिसका जो ऋग्वेदिक काल है उसका जो कालक्रम था वो था 1500 से 1000 ईस्वी। तो 1500 से 1000 ईस्वी मतलब ऋग्वेदिक का मतलब ये देखिए, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक का मतलब है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो काल चला था, पहले जो हमने बात की थी जो ऋग्वेदिक काल पे, वो ऋग्वेदिक काल था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। मतलब ऋग्वेदिक जो है, ऋग्वेदिक काल है, मतलब इसमें पूरा जो है ऋग्वेद के ही बारे में चर्चा हुई। तो अब ऋग्वेद के बाद का जो है, अब हम आज बात करेंगे, हमारा है उत्तर वेदिक। मतलब ऋग्वेद के बाद का जो है, बाद के वेदों का, ऋग्वेद के मतलब उत्तर वेदिक, उत्तर मतलब बाद का, वेदिक यानी वेद, और उत्तर वेदिक काल मतलब ऋग्वेद के जो बाद के जो वेद हैं उनको बोलेंगे हम उत्तर वेदिक काल, जिसका कालक्रम है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। देखिए, उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं हम बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी हम आज बात करेंगे, जो है हमारे जो है आज हम बात करेंगे। क्लास देखो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उत्तर वैदिक काल में आपको उत्तर वैदिक काल का वो समझाएंगे, उत्तर वैदिक काल क्या था। और उत्तर वैदिक काल में हम बात करेंगे आज हम राजनीतिक संगठन की, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की विशेषता तो इसकी भी वही है जैसे वैदिक काल की थी, राजनीतिक संगठन की ही हम आज जो, क्योंकि देखो क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के अलावा दूसरा है जो है आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। तो हम उत्तर वैदिक काल में जो है राजनीतिक संगठन की बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो था ऋग्वेदिक काल से जो है जस्ट उलट के था, मतलब थोड़ा अलग था। क्योंकि देखो ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वो क्या है, कबीलों में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है लोह का आविष्कार होने से, मतलब लोह का उस समय तक देखो 600 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, तो जो है लोह का आविष्कार हो चुका था। तो लोह का आविष्कार होने से जो है शस्त्र अस्त्र निर्माण आदि जो है होने लगे। तो उससे क्या है, इन्होंने जो छोटे छोटे जन थे, कबीले जो पहले जन में रहते थे, मतलब छोटे छोटे जन थे, अब उनका जो आकार है वो क्या बन गया, जनपद, मतलब जनपद बन गया। तो मतलब इन्होंने जो अपना घुमक्कड़ जीवन त्याग कर, उत्तर वैदिक काल के जो निवासी थे उन्होंने अपना जो पहले घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो अपना घुमक्कड़ जीवन त्याग कर इन्होंने स्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया। और उन जनों को अब जनपद कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में इनको जनपद कहा जाने लगा। इसके पश्चात जो हम बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य जो है संस्कृति का जो पहले जो एक फिक्स जगह में, जैसे गंगा के मैदानों में या फिर है, तो इन्होंने गंगा के मैदानों से भी बढ़कर मतलब अपनी सभ्यता का जो है विस्तार भी, तो सभ्यता का जो है उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता है उसका विस्तार भी हुआ। क्योंकि आर्यों ने अपनी जो जन है, तो जनों को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने जो सीमा है, क्षेत्र है, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने दूसरे जो जन के लोग हैं उन पर जो है, दूसरे जो कबीले हैं उन पर अधिकार किया, उनके सामने जो है अपनी श्रेष्ठता साबित की। तो इन जनों ने जो है अपनी जो क्षेत्र है उसका विस्तार किया। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल में जो समाज है उसमें स्त्री को अच्छा अधिकार जो प्राप्त था, वो स्त्री का अच्छा अधिकार है वो खत्म हो गया। तो नारी की जो स्थिति थी, विदुषी स्त्रियां इस काल में भी थी, लेकिन जो है क्योंकि गार्गी और मैत्रेयी जो है विदुषी स्त्री है उनका उल्लेख होता है, लेकिन ऋग्वेदिक काल की जो स्थिति थी महिलाओं की, वो स्थिति इस समय नहीं रही। ऋग्वेदिक काल में जो जाति का जो है वो कर्म पर आधारित जाति थी, कर्म आधारित जाति थी। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार है जन्म के आधार पर, जन्म आधार पर जो है जाति का आधार विकसित हुआ। गोत्र व्यवस्था, जो समाज में जो गोत्र व्यवस्था चलती है, वो गोत्र व्यवस्था बहुत ही ज्यादा, मतलब पहले जो विशेषता थी कि भाई स्त्रियों को जैसे पर्दा प्रथा का, तो इस समय स्त्रियों पर जो है कड़े प्रतिबंध जो है उत्तर वैदिक काल में लगाए गए।
उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में जो जाति का व्यवस्था जन्म आधारित, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्र की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो गई। जो शूद्र वर्ग है उसकी स्थिति को जो है कमजोर हो गई। पहले देखो ऋग्वेदिक काल में शूद्रों को भी थोड़ा है कि वेदों को सुन सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग जो उपनिषदों का काल, जो मतलब उत्तर वैदिक काल में सारे जो है ब्राह्मण आरण्यक जो सारी रचना है वैदिक काल के बाद की रचना है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल जो काल माना गया है वो यजुर्वेद का काल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का जो काल है वो काल है उत्तर वैदिक काल। क्योंकि अलग अलग उपनिषदों में या फिर अलग अलग जो छांदोग्य जैसे अलग अलग जो उपनिषद है उनमें उपनिषदों में जो है शूद्र वर्ग की स्थिति को बताया कि चांडालों को तो बिल्कुल ही वेदों को, कई कई उपनिषद कहते हैं कि चांडाल भी जो है वेदों को सुन सकते हैं, वैदिक पाठों को जो है चांडाल सुन सकते हैं। इस समय जो छोटे छोटे जो कबीले थे वो मिलकर एक बड़ा जन है, तो जन का जो विस्तार है वो जनपद में हो गया। तथा उत्तर वैदिक काल में बताया कि नारी की स्थिति भी थोड़ी कमजोर हुई। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग हैं इन्होंने अपनी सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम मतलब दक्षिण जो गंगा का मैदान है उस मैदान से बढ़कर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तक इन्होंने अपना जो है सभ्यता का जो है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार किया। इस समय जो है राजा का महत्व है, जो पहले उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वेदिक काल था उसमें राजा का महत्व नहीं था, इसमें जो है राजा का महत्व बढ़ गया। राजा ने भी अपनी अपनी उपाधियां जो है लेना प्रारंभ किया। तो अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। अब आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल कैसी स्थिति का है। तो हम इसमें उत्तर वैदिक काल में आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संगठन की। उत्तर वैदिक काल का जो है राजनीतिक संगठन कैसा था, तो उससे पहले हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल जो क्या था। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का। इंट्रोडक्शन जो है परिचय में हम जो आपको लिख देंगे तो फिर समझा देते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो है उत्तर वैदिक काल परिचय देखिए, परिचय में है इस समय का काल है, इस समय जो है इस समय को तीन वेदों का समय मान लीजिए, है ना। तीन वेदों का समय मतलब या बोले कि है ना इस काल का इतिहास, समय को काल भी कहते हैं, तो इस काल का इतिहास है ना, इस काल का इतिहास तीन वेदों को, इस काल का इतिहास तीन वेदों को आधार मानकर निर्माण हुआ, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, इस काल का जो इतिहास है वो तीन वेदों को आधार पर मान के हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल की ही रचना माना जाता है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में पंजाब जो क्षेत्र था, पंजाब के अतिरिक्त बालिक, मूजवंत आदि जातियों का, आदि क्षेत्रों का उल्लेख होता है। इसके अलावा इसमें
कुरु और पांचाल में जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, उसमें माना कि कुरु और पांचाल जो है श्रेष्ठ जनपद थे। साम्राज्य विस्तार का जो उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में कि बैसवानार जो ब्राह्मण है उसने अपने जो साम्राज्य विस्तार का एक उदाहरण मिलता है, जैसे इसको साम्राज्य विस्तार का ही उदाहरण जो माना जाता है, ये परीक्षाओं में भी आया है, जैसे है ना कि इस चीज का उल्लेख कहां मिलता है, तो सतपथ ब्राह्मण में ज्ञात होता है कि बैसवानार ने अग्नि को मुंह में लेकर संपूर्ण जंगल पार किया। तो अब हम देखो उत्तर वैदिक काल के जो परिचय है उसमें हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या था। देखो अपने ऋग्वेदिक काल बताया, तो ऋग्वेदिक काल है वो खाली नाम से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद का जो काल है उसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो है, इस काल का जो इतिहास है, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है, तो उत्तर वैदिक काल के इतिहास में 3 वेदों को मुख्य आधार माना है। उत्तर वैदिक काल का जो इस इतिहास है उसमें 3 वेदों को आधार माना है, मुख्य आधार माना गया 3 वेद। तो 3 वेदों का नाम है आपको पहले से है कि यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। तीनों वेदों में जो तीनों वेद है इनकी रचना मतलब परवर्ती, मतलब जो है बाद की रचना है, परवर्ती जो बाद की रचना है। तो वैदिक उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वेद के बाद का काल है, तो उसमें 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन तीनों वेदों का जो आधार है, तीनों वेदों के आधार के अनुसार इन तीनों वेदों को इसका आधार माना है। इसी समय ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद है उनकी जो है रचना हुई, तथा इसमें जो उत्तर वैदिक काल में जो पहले एक हम ऋग्वेद में याद करते हैं, जैसे बात करते हैं गंगा के मैदान या फिर पंजाब जो क्षेत्र है उसी का उल्लेख होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाहलिक, मुजवंत, कुरु, पांचाल आदि जो जनपद है, बड़े बड़े कुरु, यदु, मतलब जो छोटे छोटे पहले उसमें जन का उल्लेख होता था, जैसे बताया था आपको ऋग्वेदिक काल में कि अनु, दुहै, पुरु, यदु, तुर्वसु, छोटे छोटे जो है जन बंटे हुए थे। लेकिन इसमें बड़े बड़े जो जन है उनका जनपदों का उल्लेख होता है। सतपथ ब्राह्मण में बताया है कि कुरु और पांचाल जो दोनों, कुरु मतलब पता है कौरवों का जो क्षेत्र है, पांचाल की जो है पांचाली जो बोल रहा है वो बोलता है द्रौपदी है ना, तो इन जो क्षेत्रों में महाभारत में भी इनका नाम आता है, तो इन जो क्षेत्रों में जो इनको श्रेष्ठ जनपद माना है, कुरु और पांचाल जो आपको पता है क्षेत्र, इनमें जो है कौरव और पांडवों का उल्लेख होता है, तो इनका महाभारत में भी उल्लेख होता है। उत्तर वैदिक काल में पता चलता है कि साम्राज्य विस्तार का भी इस समय जो है उल्लेख होता है कि साम्राज्य का विस्तार करने का एक उदाहरण मिलता है कि बैसवानार नामक एक ब्राह्मण ने अग्नि को मुंह में रखा, और अग्नि को मुंह में रख के वो उसने पूरे जंगल को पार किया। अग्नि को जैसे मुंह में रखा और पूरे जंगल को पार किया, और उस जंगल को पार करने के दौरान जो है बैसवानार ने जो भी उसके जंगल की जो क्षेत्र रास्ते से निकलता गया उस पूरे रास्ते पर अधिकार मान लिया कि बैसवानार ब्राह्मण ने पूरे क्षेत्र पर मान लिया जंगल पे जो अधिकार है कि भाई उसका अधिकार है। दावानल जो है अग्नि से सीधी बात है, जो भयंकर आग लग जाती है दावानल कहते हैं, तो उसमें मुंह में रखकर उसने जो दावानल जंगल में जो आग लगाता चला गया और आग लगाने के बाद में क्षेत्र को समतल बनाया, तो इसको माना जाता है कि उसने पूरे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते जो साम्राज्य का जो है विस्तार का जो उदाहरण मिलता है। तो इससे हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य विस्तार की, तो मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे जन या कबीले थे, अब जनपदों का आधार ले लिया, तो जनपदों का आधार ये तो है नहीं कि जन जो है रखा रखा ही जनपद बन जाएगा। तो एक जन ने, जैसे ये जन है और ये जन, दोनों इस जन ने इस पर आक्रमण किया, इसको अपने अधिकृत कर लिया, तो ये बड़ा हो गया, तो इस जन को बहुत सारे जो जन है जनों को मिलाकर जनपद बनेगा, सीधी बात है। तो जो है तो छोटे छोटे जन है आपस में युद्ध लड़े और इन युद्धों में उन्होंने एक दूसरे को अधिग्रहित करते गए, तो उत्तर वैदिक काल में जो है जनपद हो गए। तो अधिग्रहण ऐसे नहीं है जैसे यज्ञों के माध्यम से भी होता है, जैसे जो है अश्वमेध यज्ञ होता है और वाजपेयी यज्ञ होता है, जिसमें कि घोड़ा राजा ने दौड़ाया और जब तक राजा की
सीमा तक घोड़ा दौड़ता गया, और जब घोड़े को किसी ने अंकुश लगा दिया तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, या फिर वो क्षेत्र उस संबंधित राजा का हो जाएगा। तो रथ दौड़ जो प्रतियोगिता होती है, तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए जो है ये जो कर्म कांड या फिर कार्यक्रम है जो किए जाते थे। तो इससे ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं या उत्तर वैदिक जो सभ्यता के जो निवासी हैं, तो इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना भी प्रारंभ किया। तो अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन। तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन अब हम यहाँ बात करते हैं, मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल का भी जैसे राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और जो है आर्थिक जीवन है। लेकिन अब हम आज खाली जो है राजनीतिक संगठन के उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है तो अब राजनीतिक संगठन में हम देखते हैं कि दो प्रमुख कबीले, जो प्राचीन जो है ऋग्वेदिक काल के जो दो कबीले थे, उसमें बताते हैं कि जो दो कबीले हैं उसमें भरत और पुरु, दो कबीले हैं, दो कबीले जो मिलकर, इसमें कौन कौन से दो कबीले, भरत प्लस पुरु मिलकर क्या हो गए, कुरु। और तुर्वसु और कीवी, तुर्वसु प्लस कीवी मिलकर हो गए पांचाल। वही पांचाल जो अपने दार्शनिक राजाओं के लिए, दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसके राजा हुए जो है प्रवाहन, जयवाली और श्वेतकेतु, या फिर पांचाल के जो दार्शनिक राजा है उनके लिए प्रसिद्ध था। तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक संगठन। जैसे यहाँ पर दो प्रमुख कबीले, उस समय के जो कबीले थे, जो छोटे छोटे जो कबीले थे, वो कबीले मिलकर जो है, मैं बता रहा था कि जन से जनपद हो गए। तो जैसे महाभारत काल में उल्लेख होता है कुरु और पांचाल का, तो हमने जो पहले कक्षा में पढ़ा था, पुरानी में बताया था आपको कि मैंने भरत वंश के राजा सुदास, तो भरत और उसके जो कुरु, जो दूसरा उन्होंने कबीले में युद्ध हुआ था, बताया था कि 10 राजाओं का एक कबीला था, तो उन कबीलों के मध्य में युद्ध हुआ, तो एक उस टाइम कबीले का नाम उल्लेख होता है। तो इस समय भरत और पुरु जो कबीले हैं, उत्तर वैदिक काल में जो भरत और पुरु जो कबीले हैं, वो मिलकर एक कबीला बन गया बड़ा, और उसको जो है जनपद हो गया। कौन सा जनपद हो गया? कुरु जनपद। इनको अब कबीले नहीं कहे जाएंगे, ना जन कहे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है एक दोनों आपस में मिल गए, बड़े हो गए, तो जनपद हो गए। तुर्वसु और कीवी, जैसे उस समय के कीवी और तुर्वसु जो कबीले थे, जैसे मैंने बताया था कि 5 आर्य कबीले थे बड़े, अनूद हुए, यदु, पुर्वतु, तिविसी, तो वो कबीले मिलकर जो है पांचाल हो गए। पांचाल है जो अपने जो दार्शनिक राजा, जो अपने दर्शन शास्त्र में अपने अपने राजाओं की जो ख्याति है, मतलब अपने विश्व विख्यात, उसके लिए पांचाल जो है अपने दार्शनिक राजाओं के लिए उल्लेखनीय था या फिर इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अब राजा का पद पहले जैसा नहीं था कि राजा को बनाया कैसा था, तो राजा का पद है वंशानुगत हो गया, और इस समय जो है राजा का पद है, राजा पद है वंशानुगत हो गया। और राजा का पद वंशानुगत होने के अलावा पद के महत्व में, पद महत्व में वृद्धि हुई, पद महत्व में जो है राजा के में वृद्धि हुई। राजा को अब प्राची, प्रतीची,
दक्षिण और उतीची। प्राची में है सम्राट, प्राची में है सम्राट, दक्षिण में है भोज, स्वराट और एकराट। पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। मतलब राजा का जो है पद जो है उसके महत्व में जो वृद्धि हुई, इससे जो है उत्तर वैदिक काल में ज्ञात होता है कि राजा का पद है जो महत्व। सीधी बात है, जैसे राजा है वो पद वंशानुगत बढ़ेगा, तो मतलब एक ही कुल के लोग हैं वो अपना जो है पद धारण करते रहेंगे, तो उनसे ये है जनता पर उनका प्रभाव बना रहेगा कि मतलब एक ही कुल के जो है राजा है उसका प्रभाव। जैसे मान के चलो अयोध्या है, उस समय जैसे काशी थे तो अयोध्या के जैसे राजा है दशरथ है, दशरथ के पुत्र राम है, तो मतलब वो सर्वश्रेष्ठ जो है राजा है, मतलब कोई राजा बन रहा है किसी भी कुल का, ऐसे उस पे क्या है राजा का जो है प्रजा पर या एक शासन तंत्र पर जो है अंकुश नहीं रह पाता। लेकिन जो पद वंशानुगत होने पर क्या है, सीधी बात है कि राजा के पद का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। कोई भी, जैसे हम बाद की जो क्लासों में पढ़ेंगे सल्तनत काल है या फिर कोई भी काल है, तो वहां देखते हैं कि राजा का पद है मुख्यतः जो अच्छे जो राजतंत्र है उनमें जो वृद्धि होती है, इनकी क्लासों के बाद में ही आएगा। जैसे मौर्य काल, तो मौर्य काल में भी मानते हैं कि राजा का पद है जो वंशानुगत था, तो राजा का पद वंशानुगत होने पर ही जो है राजा के पद के जो महत्व है, जैसे ऋग्वेदिक काल में हमने बात की थी कि राजा का पद है तो राजा का जो है तो उसमें कोई स्पष्ट है नहीं है, राजा को माना है कि राजा का बस प्रजा का जो रक्षक है या फिर प्रजा से वो कर लेता है। लेकिन जो यहाँ पर माना कि राजा का पद के महत्व में वृद्धि हुई, तो राजा के लिए जो है पूर्व मतलब प्राची में राजा जो है अपने नाम की उपाधि लेने लगे, तो उस समय उपाधि लेने लगे तो राजाओं ने जैसे सम्राट की उपाधि ली है ना, पश्चिम में जो है स्वराट की उपाधि ली, दक्षिण में भोज जो कहे जाते थे और उतीची मतलब उत्तर में एकराट कहे जाते थे। तथा विभिन्न प्रकार के जो यज्ञों का भी राजाओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी महत्व बढ़ गया। तो राजा के लिए राजसू यज्ञ, राजा के लिए राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय आदि जो है राजा मतलब अपने जो शासन प्रभाव को दिखाने के लिए अश्वमेध, वाजपेय और राजसू यज्ञ, और इसके अलावा सर्वमेघ और पुरुषमेघ, सर्वमेघ और पुरुषमेघ। पुरुषमेघ जो है राजा जो है अपने प्रशासन को दिखाने के लिए जो है यज्ञ करते थे। वाजपेय यज्ञ है जिसमें जो वाजपेय यज्ञ की जो विशेषता है, वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़, रथ नहीं घुड़दौड़, घुड़दौड़ होती थी। और क्या नाम है उसमें, इसके अलावा राजा को सलाह देने के लिए स्थायी मंत्री, राजा को उसमें भी बताया था, राजा को सलाह देने के लिए स्थायी मंत्री जो है नियुक्त होने लगे। स्थायी मंत्रियों को क्या कहा जाता था, स्थायी मंत्री नियुक्त होने लगे, इनको रत्निन कहा जाता था, रत्निन कहा जाता था। अब हम जो है राजनीतिक संगठन में इनकी बात करते हैं तो इनको रत्निन कहा जाता था। राजा को जो प्रजा जो देती थी, भाग दूध, बलि और भोग आदि जो कर है, ये जो आय के जो स्रोत थे ये थे, आय जो स्रोत है, तो भागदूत, बलि और भोग जो कर है ये आय के जो स्रोत थे। अतः हम बात करते हैं कि इस समय की उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन में देख रहे हैं कि भरत वंश के जो राजा पुरु और कुरु, कि भरत वंश के राजा पुरु और
के राजा और पुरु को मिलाकर जो है जनपद, जो छोटे छोटे जनपद है वो महाजनपदों में, उनका जनपदों में निर्माण हो गया। तुर्वसु और तिबी को मिलाकर जो है पांचाल जनपद बना। इसके अलावा मैंने बताया था कि पांचाल अपने जो दार्शनिक राजा है उन दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था। तो उस दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था, तो वहां पर जो दार्शनिक राजा थे कौन, प्रवाहन जयवाली। तो इनका एक नाम मिलता है, तो जैसे प्रवाहन जयवाली और श्वेत केतु संवाद मिलता है, इन दोनों का संवाद मिलता है, प्रवाहन जयवाली और श्वेत केतु संवाद जैसे मिलता है कि आपस में दोनों ने धर्म के लिए जो वाद विवाद किया उस धर्म का सिद्धांत मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो अब हम राजनीतिक संगठन में देख रहे हैं कि राजा का पद है जो वंशानुगत हो गया। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया, तो सीधी बात है कि पद को वंशानुगत इंपॉर्टेंट है, राजा का पद है वंशानुगत हो गया और पद के महत्व में वृद्धि हुई। पद के महत्व में वृद्धि होने के बाद में जो है राजा है वो उपाधि धारण करने लगे, जैसे सम्राट की उपाधि धारण की, एकराट, भोज, स्वराट और विराट, जो बड़ी बड़ी उपाधि है। जैसे बाद के जो राजा हम देखते हैं, गुप्त काल में जो राजा हम पढ़ते हैं, जैसे परम महादा राजाधिराज, भगवत राज, परम भागवत आदि जो है उपाधियां लेते थे, ऐसे ही जो है उत्तर वैदिक काल में जो राजा है सम्राट, स्वराट, भोज, एकराट, अलग अलग क्षेत्रों के राजा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे प्रतीची, प्राची, उदीची और दक्षिण भारत की जो राजा है अलग अलग उपाधि लेने पड़े। एक संपूर्ण भारत में जो पूरे जो दोनों का उत्तर पश्चिम जो भारत है यहाँ पर राजा भी एक उपाधि लेता था, विराट, मतलब बड़ा राजा। तो अलग अलग तरीके की जो राजा है उपाधि लेने लगे और इन्हीं उपाधियों के अनुसार भी राजा जो है अपने, जैसे राजा है वो राजसु यज्ञ कर रहा है, कौन सी जो है, और कोई जैसे स्वराट है वो अश्वमेध यज्ञ करेगा, वाजपेयी जो कोई राजा है भोज है वो वाजपेयी करेगा, सर्वमेघ यज्ञ करेंगे जो, और फिर पुरुषमेघ यज्ञ। तो अलग अलग प्रकार के जो है राजा जो है यज्ञ करने लगा, क्योंकि यज्ञ से वो अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजा भी यज्ञ क्यों करते, यज्ञ करने के लिए हमारे जो हम यज्ञ करते हैं, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, उसका हमारा सीधा एक मतलब होता है धार्मिक कार्य करने का मतलब कि हम कोई भी चीज की कल्पना कर रहे हैं या फिर हम साम्राज्य जो है हमारा जो साम्राज्य है शासन है उसकी समृद्धि चाहते हैं, उसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि राजा भी अपने यज्ञ करता था, जैसे किसी भी चीज के लिए। वाजपेयी यज्ञ है उसमें घुड़दौड़ होती थी, घुड़दौड़ में बताया था, जैसे वाजपेयी यज्ञ में घुड़दौड़ होगी। जैसे राजा है तो मान के चलो ये यहां से जैसे भरत वंश के राजा है, इन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा और इस घोड़े ने जो है चलता गया और इस घोड़े ने अपना जो है पुरु तक इन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया। बीच का भी क्षेत्र आया, इसमें और भी क्षेत्र है जो पढ़ते गए, इन क्षेत्रों से घोड़ा है जो गुजरता गया, किसी ने भी घोड़े को नहीं रोका, तो घोड़े को नहीं रोका और पुरु वंश के राजा ने अंतिम समय में जाके घोड़े को रोक दिया। तो घोड़े को रोक दिया तो भरत वंश के जो भरत है जो राजा और जो है भरत जन का राजा है और पुरु का राजा है, इनको आपस में दोनों को युद्ध लड़ना पड़ेगा। उस परिस्थिति में जब दोनों युद्ध लड़ेंगे तो सीधी बात है कि युद्ध में कोई ना कोई विजयी होगा। तो जो राजा विजयी होगा तो वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से घोड़ा जो है निकला है और जो क्षेत्र में यहां पर पहुंच गया, तो उस पूरे क्षेत्र को एक कर दिया। तो इसी प्रकार जो है छोटे छोटे जनों को मिलाकर बड़े जनपद बन गए। अब हमने देखा कि राजा की जो है पहले राजा के जो है महत्व में वृद्धि हुई है, तो राजा ने भी स्थायी मंत्रियों को रखना, राजनीतिक संगठन में देख रहे हैं कि राजा ने स्थायी मंत्री रखना जो है प्रारंभ कर दिया। रत्ननुल में पालागल दूत होते थे, उग्रजीव पुलिस अधिकारी होते थे, या फिर पुरोहित होता था, सेनानी होते थे, ग्रामीणी और बड़े बड़े जो है विख्यात जो है लोग होते थे। तो राजा के जो उन स्थायी मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। परीक्षा में आ जाएगी राजा के जो है मुख्य सलाहकार या मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, तो राजा के जो है मुख्यमंत्री है इनको रत्निन कहा जाता था। राजा की जो है जो शासन की आय के मुख्य स्रोत है उनमें भागदूत, बलि और भोग नामक कर का जो है उल्लेख होता है। तो जो राजा को जो कर दिए जाते थे प्रजा के द्वारा, तो भागदूत, बलि और भोग जो है राजा की आय के स्रोत थे। तथा इसमें ज्ञात होता है कि जैसे अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के जो राजनीतिक संगठन में प्रशासनिक आधार, तो प्रशासनिक आधार में हम देखते हैं इनके जो प्रशासनिक आधार में भाई कौन कौन से जो अधिकारी है उनका जो है उल्लेख होता है। तो हम प्रशासनिक आधार में देखते हैं कि प्रशासनिक आधार में हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासकों के लिए
स्थानीय प्रशासकों के लिए, स्थानीय जो प्रशासक हैं उनके लिए है स्थपति, स्थानीय प्रशासकों के लिए स्थपति और सतपति का जो है नाम लिया जाता है, तथा सेनानी जैसे अधिकारी, जो सेनानी अधिकारी है उसका उल्लेख होता है। सेनानी का कार्य है सेना की व्यवस्था करना। उग्र व जीव है, वो है पुलिस अधिकारी। स्पष्ट कहा जाता है गुप्तचर। पालागल था दूत, पालागल बोला जाता है दूत। राजस जो है, राजस थे राजघराने के सदस्य, राजघराने के सदस्य। तथा अक्षबाप, अक्षबाप है आय व्यय विवरण रखने वाला अधिकारी। तो हम अब राजनीतिक संगठन में जो बात करते हैं कि राजा का जो निर्वाचन होता था, या फिर राजा के जो राजनीतिक संगठन है, जैसे इसमें और भी है, सूत है, रथकार है, या फिर और भी जो अधिकारी है। तो राजनीतिक संगठन में जो राजा के साथ में कौन कौन से जो है राजनीतिक संगठन जो कार्य करते थे, न्यायपालिका भी इसमें जो है इनके साथ होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी। ग्राम पंचायत को है जो ग्राम्य वादिनी जो है गांव के वाद विवादों को निपटाती थी, वो उसको क्या कहते थे, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को ग्राम्य वादिनी संस्था कहा जाता था। तथा अब जो राजा की जो आय है उनके बारे में बता दिया। राजा को आय का जो कर मिलता था, कर का जो आधार था वो कर मिलता था कितना, कल मिलता था आय का 16वां भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। तथा ब्राह्मण हत्या जो ग्राम्यवाद नहीं है, गांव पंचायत है, या फिर सबसे बड़ी जो है न्याय व्यवस्था की बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था माना है। इसके अलावा बताया कि ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा अपराध था ब्राह्मण हत्या। तथा इस समय राजद्रोह को सबसे बड़ा अपराध था राजद्रोह है, भीषण अपराध है, और राजद्रोह को भीषण अपराध माना गया। इसके लिए पुरोहित को भी मृत्यु दंड दिया जा सकता था, मृत्यु दंड मिल जाता था। हमने पहले ऋग्वेदिक काल में ये संस्थाओं की बात की, तो विदत जो है संस्था विदत संस्था जो है खत्म कर दी गई। विदत संस्था है जो सभा समिति विदत बताया था, तो विदत संस्था खत्म कर दी गई। सभा और समिति का महत्व है घट गया। अब देखिए, हमने जो ऋग्वेदिक काल के जो राजनीतिक संगठन है उसमें हम बात करते हैं
कि इनका जो राजनीतिक संगठन है किस आधार पर था। देखो ऋग्वेदिक काल में मैंने राजनीतिक संगठन में बताया कि जो ऋग्वेदिक काल का उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन जो बनता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है जन थे, उन छोटे छोटे जनों का रूप है अब जनपदों ने ले लिया। तो उस परिस्थिति में जनपदों ने जब रूप ले लिया तो सीधी बात है कि जन ली, छोटा एक जन है, मान के चलो ये जन है, तो यहां पर अगर कोई भी राजा जो है राज्य कर रहा है तो उसका महत्व ज्यादा होगा या फिर एक बड़े जन पर जो तो राजा का जो है इस समय जो है महत्व बढ़ गया। मतलब पहले यह राजा जन पे राज करता था, अब जो है जनपद पर राज करता है, मतलब छोटे जन को मिलाकर नहीं, बड़े जन को। तो उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था कि छोटे छोटे जनों ने मिलकर एक बड़े बड़े जो है जनपद का है वो निर्माण कर लिया, और उस परिस्थिति में राजा ने अपने जो है पद को, मतलब राजा जब एक जो पद है तो राजपद को जो धीरे धीरे पहले था कि स्वतंत्र राजाओं का निर्माण, जैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, राजतंत्र की भी दो व्यवस्था होती है, एक तो गणतंत्रात्मक और एक वंशानुगत। गणतंत्रात्मक में जनता राजा को अपने हिसाब से चुन लेती है, तो वहां पर जो है गणतंत्रात्मक में जनता की इच्छा के अनुसार है जो राजा, जनता या फिर जो जिन्होंने उस राजा को जो है नियुक्त किया है उनकी इच्छा के अनुसार राजा को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वंशानुगत जो व्यवस्था है उसमें जो राजा का जो पद है, जैसे पिता राजा है, वंशानुगत जो व्यवस्था है, तो वंशानुगत में जो अगर किसी का पिता राजा है तो वंशानुगत में ये जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राजा का पद, जो जैसे इस बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो मतलब पोते पड़पोते, मतलब राजा का पद वंशानुगत होने के बाद में महत्व में वृद्धि होगी। सीधी बात है कि राजा का पद जो वंशानुगत हो गया तो राजा के पद में महत्व वृद्धि होगी, और वो राजा निरंकुश था, मतलब निरंकुश भी राजा होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो राजा अपने पद की महत्व वृद्धि करने के बाद में तो राजा ने क्या करा कि राजा जो है अपने जो क्षेत्र है, भारत के जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अलग अलग उपाधियां, एकराट, सम्राट, विराट, भोज आदि की जो है उपाधियां लेने लगे। और इस उपाधि के साथ ही राजा जो अपनी उपाधि लेने के बाद में जो राजा है अपने जो शासन प्रशासन को बढ़ाने के लिए यज्ञों का, कर्म कांडों का जो है सहारा लेने लगे। उसके लिए अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेयी अलग अलग प्रकार के जो है यज्ञ करने लगे। उन यज्ञों से शासन की समृद्धि और शासन के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए राजाओं ने अपने प्रयास जो है करना प्रारंभ किए। तो उसके पश्चात जो राजा है, जब राजा की नियुक्ति करते थे तो राजा की जो नियुक्ति करने के लिए है एक 12 जो रत्निन, जो राजा के रत्निन होता है, मुख्य अधिकारी या मुख्य सलाहकार, मंत्रिमंडल। अगर वर्तमान में हम देखें कि जैसे कोई कैबिनेट होता है तो मंत्रिमंडल जो है उस समय का जो मंत्रिमंडल माने, जैसे उसके लिए जैसे मौर्य काल में अलग शब्द है और हर जो एक समय में अलग शब्द है, तो मंत्रिमंडल माने तो 12 रत्निनों की एक सभा होती थी जिसको जैसे मंत्रिमंडल कहते हैं। वर्तमान में हम अभी जैसे मोदी सरकार है, उसकी गवर्नमेंट है तो उसका मंत्रिमंडल है। तो राजा की एक 12 रत्निनों की एक जो है टोली होती थी, वो राजा का पद का जो है निर्धारण करती थी या राजा की जो व्यवस्था करती थी शासन की। तो जिसमें सेनानी होता था एक, तो सेना की जो व्यवस्था को जो करने वाला, सेना की व्यवस्था मतलब सेना को जो भी आपूर्ति चीजें, सेना की जो भी व्यवस्था होगी कि यहाँ पर इतनी सेना छोड़नी है, यहाँ सेना के लिए ये कार्य करने हैं, या सेना का वहां पर उतना जो है इस जगह पर इतने हैं, या अश्व सेना इतनी होनी चाहिए, घुड़सवार इतना होना चाहिए, या फिर रथ जो है इतने लगाने चाहिए, जो भी सेना की व्यवस्था, खाने पीने या अस्त्र शस्त्र जो भी व्यवस्था करेगी। क्योंकि इस समय देखो मैंने बताया था लोहे का आविष्कार हो गया, तो अस्त्र शस्त्र आदि चीजों का भी निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो राजाओं ने अपने शासन तंत्र को बढ़ाने के लिए इन चीजों का भी जो है सहारा लिया। तो सेना की व्यवस्था करने के लिए सेनानी नामक जो है अधिकारी होता था। उग्र व जीव, जैसे गांव में या फिर जो छोटे जो कस्बे टाइप की जगह है उन पर पुलिस की व्यवस्था होती थी। तो पुलिस की जो व्यवस्था को देखने के लिए जो अधिकारी होते थे उनको उग्र और जीव जो है अधिकारी कहा जाता था। इसके अलावा राजा के पास में गुप्तचर होते थे, उनको है स्पष्ट कहा जाता था। और तथा इन गुप्तचरों के अलावा जो दूत, एक राजा दूसरे राजा के पास में अपने दूत भेजता है। जैसे अगर मुझे किसी राजा के पास समाचार भेजना है तो मैं अपना पालागल भेजूंगा, पालागल को क्या बोलते थे, दूत। तो राजा अपने साथ में दूतों को रखता था।
इसके राजा के जो है राजघराने के अधिकारी जो है, जैसे राजघराने के जो सदस्य होते हैं, जैसे महिला सदस्य होता है या फिर राजा है उसका भाई या फिर उसके बेटे पोते पड़पोते, तो राजस्व जो नामक अधिकारी होते थे, जो राजघराने के जो सदस्य होते थे, तो राजा के इस निर्वाचन में भाग लेते थे। 12 जो रत्न हैं उनमें इन लोगों को भी शामिल किया जाता था। इसके अलावा सूत, जो काम करने वाले, रथ को चलाने वाले, सूत बुनने वाले, ये काम करने वाले, कर्मकार जो काम करने वाले, और जो हिरण्य नामक जो है वो स्वर्ण, जो सोने का जो निर्माण करता था, वो अधिकारी राजा के इसमें भाग लेते थे। अक्षवाप जो होता था वो राजा की आय और व्यय का विवरण, जैसे मार्क्सपटलिक होता है अधिकारी, जैसे उसका हम भूतकाल मूल्य करते हैं, जैसे आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, तो अक्षवाप नामक जो अधिकारी है वो आय व्यय का विवरण लेता था। राजा को प्रजा जो है उपहार स्वरूप भी राजा को जैसे फूल पौधे, फल तरकारी सब्जी अनाज के रूप में कर देती थी। कुछ पहले मैंने बताया था ऋग्वेदिक काल में कि बलि नामक जो कर है जनता स्वेच्छा से, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था भी बनी अलग प्रकार की, तो राज व्यवस्था में यहाँ पर बनी। तो उसके बाद में राजा को जो है कर लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उसने भागदूत और जो नामक है वो कर लेना प्रारंभ किया, और वो कर का जो मिलता था वो 16वां भाग, मतलब किसान के पास 100 हुआ तो 16वां भाग वो राजा को देगा, मतलब 84 तो अपने पास रखेगा, और 16वां भाग, जैसे किसी के पास 100 किलो हुआ तो 100 में से 84 केजी तो अपने पास रख लिया और 16 केजी राजा के पास भिजवा दिया। तो ये कर जो है राजा को अपने हिसाब से जो है कर जो है जनता पर निर्धारित किए, तो भागदूत नामक जो है उसने कर अधिकारी लगाया। इन करों को लेने के लिए जो है भागदूत नामक एक नए अधिकारी, कर को उगाने वाला जो नया अधिकारी था वो कौन सा था? भागदूत। कर नामक कर अधिकारी का जो है निर्माण हुआ। स्थपति और सत्यपति जो है स्थानीय प्रशासन में स्थपति मतलब जिस जगह पर रहने वाला उस जगह का जो है स्थानीय प्रशासक, और सतपति मतलब जो पूरे जो 100 जगहों को या कहीं जो देखने वाला उसको सतपति कहा जाता था। बड़ा जो प्रशासक होता था उसको सतपति कहा जाता था। न्याय व्यवस्था की जो है उस समय व्यवस्था को उचित बना दिया, मतलब न्याय की जो व्यवस्था थी, पहले जो व्यवस्था थी मैंने बताया था कि ऋग्वेदिक काल में जो न्याय प्रशासन था वो था कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसको दंड स्वरूप गाय देनी पड़ेगी। मतलब एक व्यक्ति को किसी ने मार दिया तो उस व्यक्ति को मारने के बाद में सामने वाला जो व्यक्ति मारा है उसको दंड स्वरूप 100 गाय देनी पड़ेगी। मतलब एक व्यक्ति के अपराध या दंड मतलब मारने की कीमत, मैंने किसी को मार दिया तो उस मारने की कीमत कितना है? 100 गाय। तो व्यक्ति को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? 100 गाय, सतदाय कहा जाता था कि 100 गाय चुका दी और व्यक्ति के जो है दंड का जो स्वरूप है वो दंड जो है उसका निकल जाएगा। तो व्यक्ति को क्या माना जाता था? सतदाय माना जाता था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो है न्याय व्यवस्था को का जो आधार है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से और पुनर्गठित किया, और न्याय व्यवस्था की जो है बड़े बड़े जो जनपद काल स्तरों पर या फिर छोटे स्तरों पर भी न्याय व्यवस्था को सुचारू और उचित बनाया गया। इसके बाद में जो छोटी जो होती थी ग्राम्यवादिनी, जो गांव के जो फैसले सुनती थी, या ग्राम पंचायत गांव के फैसले या छोटे मोटे जो फैसले सुनने का काम करती थी, साधारण मामलों की जो जांच होती थी उसकी जांच करने का जो है अधिकार है वो ग्राम्यवादिनी नामक संस्था को दिया जाता था, कि जो साधारण मामले हैं उनकी जांच करने का या फिर जो छोटी जांच है उनको के लिए ग्राम्यवादिनी नामक एक संस्था थी। सबसे बड़ा जो अपराध माना जाता था उस समय का अपराध था राजद्रोह। मतलब राजतंत्र में या राजा के खिलाफ या फिर राजा से संबंधित किसी ने अगर कोई राजद्रोह कर दिया, जैसे होता है ना राजद्रोह, मतलब राजतंत्र को जो है प्रशासन को बिगाड़ दिया, मतलब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तो अगर राजद्रोह का कारण या किसी चीज का कारण स्पष्ट होने के बाद में तो राजद्रोह करने वाले व्यक्ति को या फिर राजद्रोह को उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा भीषण अपराध माना जाता था। इस राजद्रोह के लिए पुरोहित और ब्राह्मण, जो पुरोहित वर्ग होता है उसी को ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, मतलब जो शासन में पूरी तरीके से जो हावी होता है, तो उस पुरोहित वर्ग को भी राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। सबसे भीषण अपराध है राजद्रोह को माना गया। ब्राह्मण की हत्या करना जो है सबसे बड़ा अपराध था। जो है साधारण मनुष्य की हत्या हो जाएगी उसके लिए अपराध के नियम थे, लेकिन ब्राह्मण की हत्या के लिए व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। शूद्र वर्ग, और जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में जो जाति है वो जो है जन्म आधारित हो गई,
तो जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जाति है, तो सबसे ज्यादा जैसे जातियों के हिसाब से भी जो है दंड के प्रावधान थे। अगर ब्राह्मण किसी अपराध में लिप्त है तो उसको कम अपराध जो है सजा दी जाएगी, क्षत्रिय है तो उसको कम, तो जैसे शूद्र वर्ग का कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको उसकी जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा दंड का भी वो भागी बनेगा। मतलब जाति के हिसाब से भी जो है उत्तर वैदिक काल में दंड व्यवधान है उसको बांट रखा था। ब्राह्मण के अपराध के लिए कम जो है उसको अपराध की जो घोषित सजा मिलेगी या फिर अपराध को कम आंका जाएगा। क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को उनके जाति के हिसाब से जो है अपराधों का उत्तर वैदिक काल में विभाजन हो रखा था। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जो मैंने पहले ऋग्वेदिक काल में बताया था कि सभा और समिति अथर्ववेद की 2 पुत्रियां थी और जिनका नाम मिलता है अथर्ववेद में कि समा और समिति है जो सभा बड़े लोगों की समिति, और समिति है साधारण जनता या एक साधारण जो मनुष्य वर्ग की जो है उसको समिति कहते हैं। और विदथ, तो विदथ नामक संस्था तो उत्तर वैदिक काल में लगभग ही खत्म हो गई, मतलब इनकी कार्य प्रणाली को जो चलाने वाली, क्योंकि अब यह खत्म हो गई, क्योंकि साधारण जनता और साधारण बहुमत नहीं रहा, क्योंकि राजा का पद है जो मुख्य हो गया, तो राजा का पद मुख्य हो गया तो विदथ नामक जैसी संस्था की तो कोई आवश्यकता था ही नहीं। तो लेकिन उस समय सभा और समिति जो तो थी, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का भी महत्व जो है घट गया। तो सभा और समिति का महत्व है उत्तर वैदिक काल में घट गया, और विदथ नामक जो उत्तर वैदिक जो ऋग्वेदिक काल में जो चलती थी कि सभा, समिति और विदथ, और इनको जो है प्रजापति की 2 पुत्री माना था उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन आता परीक्षाओं में कि प्रजापति की 2 पुत्री है कौन, सभा और समिति, तो किसमें उल्लेख हुआ है, अथर्ववेद में। तो ऐसे ही सभा और समिति का तो है महत्व भी घट गया और विदथ नामक जो संस्था है वो खत्म हो गई। तो अब हमने बात की आज ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल के जो परिचय और उसके राजनीतिक जो संगठन के बारे में। अब हम अगली जो कक्षा है हमारी बात करेंगे हम ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। नमस्ते।